गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। कल हम लोगों ने टॉर्क निकाल लिया था ना, टॉर्क कर लिया था। देखो बच्चों, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। और ये एंगल 30 डिग्री, और इस पर एक ऐसे वायर रखा हुआ है और बैलेंस्ड है। एक कंडक्टिंग रॉड इज बैलेंस्ड। मास ऑफ द रॉड m है, और इसमें से करंट आई जा रही है। तो करंट की वैल्यू ही निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट।
हाँ तो देखो सिचुएशन इस टाइप की है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये ऐसे एक रॉड रखी हुई है हॉरिजॉन्टली, तो इसका वेट mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, इधर हो जाएगा mg साइन थीटा और इधर हो जाएगा mg कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऊपर की ओर है ऐसे, तो सपोज करंट आउटवर्ड फ्लो कर रही है, तो अगर करंट आउटवर्ड फ्लो कर रही है तो अब ये पता करना है कि फोर्स मैग्नेटिक किस तरफ लगेगा। तो आई एल क्रॉस बी होता है, तो अगर ये करंट आउटवर्ड फ्लो कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स तुम्हारा इधर लगेगा आईबीएल, तब तो ये बैलेंस हो नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि फोर्स इसमें इनवर्ड फ्लो कर रही होगी, तो आईबीएल ऐसे लग जाएगा। तो आईबीएल के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, आईबीएल कॉस थीटा और आईबीएल साइन सर थीटा। वॉइस नहीं आ रही है। आज तो आ रही होगी। आ रही है। हाँ, आईबीएल साइन थीटा। तो अगर फोर्स बैलेंस करें तो N इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस आईबीएल साइन थीटा। और ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो आईबीएल cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, तो I इज इक्वल टू mg अपॉन bl tan थीटा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि किस तरीके से आईबीएल को हम लोग यूज करा देते हैं और फिर इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व करके करंट की रेंज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए करंट इतनी नहीं है, I इज लेस देन mg अपॉन bl tan थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ये वाला फोर्स कम पड़ जाएगा तो ये रॉड नीचे की ओर एक्सेलरेट हो जाएगा। अगर ज्यादा कर देंगे तो ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो जाएगा। तो वैल्यू दे करके एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है। और अगर फ्रिक्शन भी दे दिया जाए तो आई के कम होने पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो हम मिनिमम करंट भी निकाल सकते हैं। चलो मिनिमम करंट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो अगर आई की वैल्यू कम हो गई तो ये mg साइन थीटा नीचे घसीट ले जाएगा,
तो ये फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो हमारे पास mg साइन थीटा इज इक्वल टू आई मिनिमम bl cos थीटा और प्लस म्यू mg cos थीटा। तो आई मिनिमम बराबर mg साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन bl cos थीटा। तो mg अपॉन bl tan थीटा माइनस म्यू। और मैक्सिमम के केस में बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो मैक्सिमम करंट mg अपॉन bl tan थीटा प्लस म्यू। तो चलिए अब टाइम थोड़ा ही बचा है, अब हम लोग दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं और ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो एक ओर्स्टेड लॉ होता है। तो ओर्स्टेड लॉ क्या तुम में से कोई बता सकता है? व्हाट इज ओर्स्टेड लॉ? तो ओर्स्टेड लॉ कहता है कि अगर इस वायर में से करंट फ्लो कर रही है तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो करंट थ्रू ए वायर produces magnetic field in its surrounding। और इसका एक कॉन्सिक्वेंस भी है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, इफ ए चार्ज इज मूविंग, तो भी बी इसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाती है। ये चारों तरफ ये बी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन ये ओर्स्टेड लॉ का स्टेटमेंट नहीं है, ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया है, कई बुक्स में मिलता भी है। ओर्स्टेड लॉ को और रिफाइन करने के चक्कर में लिख देते हैं अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। बात बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है स्टेटमेंट, बट दैट इज नॉट ओर्स्टेड लॉ। ओर्स्टेड ने तो करंट की बात करी थी, तो जब हमसे करंट की बात करे तो यही चीज कहनी है। ओर्स्टेड बेचारे इतना बना करके रह गए और फिर इनके दूसरे बंधु आए, बायो सेवर्ट। दो लोग थे, तो बायो सेवर्ट तो इन्होंने कहा कि जैसे ये वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रही है
और इसमें कोई एक हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल लंबाई का, तो आई डीएल, तो हमने बताया था आई डीएल के भैया बहुत ही खास चर्चे हैं, और आईडीएल को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, करंट एलिमेंट। तो यहां से कोई एक पॉइंट है पी, यहां से आर डिस्टेंस पर, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस बी अपॉन आर स्क्वायर, where this is the distance vector, करंट एलिमेंट से यहां तक लिया जाता है। और म्यू जे नॉट को कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 के सराउंडिंग्स होती है, और यूनिट आप लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ये आई जाएगा ए स्क्वायर डीएल जाएगा ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है आज, आई डीएल क्रॉस आर होता है ये। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ये आर स्क्वायर गया, एम्पियर और मीटर स्क्वायर नीचे आएगा और मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और 1 मीटर ये भी नीचे आएगा। तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, ये इसकी वैल्यू हुई यूनिट, और ये मेरे पास फॉर्मूला है। आइडियल साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एंगल थीटा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्केलर फॉर्म में। सर हाँ आई डी एल क्रॉस आर के नीचे आर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कट जाएगी पूरी डायमेंशन। अच्छा, हाँ आर क्यूब होना चाहिए, ठीक। हाँ तो ये आर ऊपर भी जाएगा ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल ठीक है ना, डीबी प्रोपोर्शनल, डीबी इज इक्वल टू, तो ये बायो सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म है। नेक्स्ट पेज में करते हैं इसे। तो ये मान लो करंट एलिमेंट है, ये आर डिस्टेंस है, आईडीएल की डायरेक्शन हमेशा along the length, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, वो इसका वेक्टर फॉर्म था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब अगर आई डी एल क्रॉस आर करेंगे, हाँ तो आई डी एल क्रॉस आर करेंगे तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिर्फ दिस एलिमेंट की वजह से है,
और ये पूरा होल वायर है, तो मैग्नेटिक ऐसे बहुत सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है along the length of the wire, along the length of the wire। तो अब सबसे पहले करंट एलिमेंट की ही बात कर लें। ये फॉर्मूले आपके पास नोट भी होंगे, तो जैसे मान लो ये हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट रखा हुआ है ऐसे आईडीएल, और ये पॉइंट एक्स वाई है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। दिस इज द ओरिजिन, करंट एलिमेंट ओरिजिन पे। तो काफी सिंपल है, इसको मिलाया तो ये जो आर वेक्टर है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और एंगल हमेशा करंट एलिमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में लिया जाता है, तो ये वाला एंगल हम लेंगे। सपोज ये एंगल थीटा है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बस बेटा साइन थीटा रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, और अगर साइन थीटा लेंगे तो आई वाई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसकी यूनिट टेस्ला होती है, तो टेस्ला लिख दीजिए। और ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसलिए है क्योंकि मैंने सिर्फ करंट एलिमेंट ही लिया था, उसी की वजह से निकालना है। लेकिन अगर मान लो ये कंप्लीट वायर है, तो ये मान लीजिए टोटल वायर है ये, यहां से यहां तक का, और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट है पी, हमें इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस वायर से करंट आई फ्लो कर रही है, तो मैं एक काम ये कर रहा हूं कि मैं इंटीग्रेट नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि वो तो फिर 11th-12th की टीचिंग हो जाएगी, तुम लोगों को प्रूफ से कोई मतलब भी नहीं है। तो बस करना ये है कि यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो, ये P है और ये पॉइंट मान लो D मान लिए। इस डिस्टेंस का कोई भी नाम रख दो, कोई भी नाम रख दो, कुछ लोग R कहते हैं, कुछ लोग D कहते हैं, मैंने जैसे D रख दिया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एक एलिमेंट लेंगे, बायोसेवर्ट लॉ लगाएंगे, A से B इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो आएगी वो क्या आएगी, P से A और P से B को मिला दिया, और परपेंडिकुलर से इस एंगल को मेजर कर लो। तो सपोज ये एंगल, करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ A है, θ1 है, और ये मान लो θ2 है,
और ये जो एंगल है ये दोनों अपोजिट साइन में है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और I, इसमें से करंट I फ्लो कर रही है, I/D, ये डिस्टेंस D, और साइन θ1 प्लस साइन θ2। कुछ लोग साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लगते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साइन θ1 प्लस साइन θ2 यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ में, जहां हमने बायो-सेवर्ट लॉ डिस्क्राइब किया था, तो देखो ये dl क्रॉस r है, तो इसमें आप वेक्टर फॉर्म लगा सकते हो। तो dl क्रॉस r, तो dl तो ये है, r ये है, तो dl क्रॉस करोगे तो यहाँ पे ये इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। वैसे डायरेक्शन निकालने के लिए भी कई रूल होते हैं, वो आप लोग जानते ही हैं। जैसे आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, सबसे इजी होता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपनी फिंगर्स को करंट की ओर रखिए और थंब को रखिए उस पॉइंट की ओर जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पाम की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। दूसरा इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर ये करंट जा रही है तो यहां से सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती हैं, और अगर करंट ऊपर है तो सर्कुलेशन बताएगा ये ऐसे जा रहा है, इस तरीके से, तो टेंजेंशियल होगी। तो तरह तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस आर के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, डीएल क्रॉस अगर आर करेंगे तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो ये भी आउटवर्ड ही आ रही है। तो ये हमने समझ लिया है। अब इसके कुछ केसेस कर लेते हैं और वो एज ए फॉर्मूले याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक ये वायर लिया, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर ले ली, और इससे फ्लो करने वाली करंट 2 एम्पियर की है। और यहां से ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये, और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट P है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इससे आपको ये तो लगाना आता ही है, ये और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लग जाएगा आपको। तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसको लगाइए जरा, देखें आप लोग कितनी गलती करते हैं, या लगा भी पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं।
Sir, mu 0 by 4 pi 1 by 10. सर माइक ऑफ है आपका। हाँ, हम कह रहे हैं कि इससे क्लियर हो जाएगा। ये वायर यहां तक नहीं है तो क्या हुआ, आप बढ़ा के परपेंडिकुलर डाल दीजिए, डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 4 इंटू 10⁻⁻2 रखेंगे तो मीटर में ही, तो ये रख दिया, आई रख दिया। और जरा साइन थीटा 1 की कहानी देख लीजिए। ये फार्मूला जब बताया जाता है तो ये देखो वायर के दोनों एंड पॉइंट के बीच में होता है, तो दोनों एंड को मिलाते हैं, तो वही मिलाएंगे। करंट इस तरफ मिल रही है तो पहले आप मिलाएंगे, इधर से करंट चल रही है तो इसको, और ये एंगल थीटा 1 मान लेते हैं, और ये थीटा 1 है। परपेंडिकुलर से ये चलते हैं, और देखो जब बीच में था और इधर मिलाया था तो ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज है, तो साइन थीटा 1 रखे। और जब बी को मिलाएंगे, इसको डिफरेंट कलर से मिला देते हैं ऐसे, और परपेंडिकुलर से ही रेडियस वेक्टर की तरफ चलेंगे, तो ये थीटा 2 है, तो ये गड़बड़ कर गया। जब दूसरे एंड को मिलाते थे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाता था, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बेटा इसको माइनस कर देंगे, मतलब साइन ये थीटा 2 माइनस लिया जाएगा। बस यही इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक थी, और कोई बात इसमें नहीं है खास। और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 निकालना आप जानते ही हैं। ये हमारे पास साइन थीटा 1, तो ये पूरी लेंथ 10 + 2 12 अपॉन ये पूरी डिस्टेंस √12 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, और माइनस साइन थीटा 2, तो ये थीटा 2 है, तो 2 अपॉन √2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। तो जब ये पॉइंट बीच में नहीं दिया जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसमें इसको करने का तरीका यही है। तो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज ये है कि सपोज अगर आप वायर की लेंथ पे ही कोई पॉइंट ले लें, जैसे ये वायर ए बी जा रहा है, करंट आई जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से 0, B = 0 ड्यू टू वायर। और इसके बाद वाले फॉर्मूले आप सबको मालूम है। ये मान लीजिए वायर है और ये ऊपर नीचे दोनों इनफाइनाइट लेंथ का है, तो मेरे ख्याल से शायद ही हो किसी को ये फार्मूला ना मालूम हो। μ0/4 पाई 2I/d। वायर इनफाइनाइट लेंथ है, लेकिन पॉइंट जो है वो एक एंड के सामने है, तो μ0/4 पाई ओनली I/d। और वायर ऐसे है, एक तरफ इनफाइनाइट लेंथ पर है और दूसरी तरफ ये डिस्टेंस d है, ये एंगल थीटा है, तब फिर μ0/4 पाई I/d और इंटू 1 + साइन थीटा। कहानी सब में यही है, μ0/4 पाई और I/d साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2 से ही सब किया गया है।
तो अगर ये पॉइंट बीच में है, उधर भी वायर इन्फिनिटी है, तो θ1 और θ2 दोनों 90 हो जाते हैं, तो ये आता है। इसमें एक 0 हो जाता है, एक 90 हो जाता है, तो sin 0 + 90 ये आता है। इसमें एक 90 आ जाता है और एक θ आ जाता है। और जब हमने इतना कर लिया तो ये स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड, और इसमें मैं आपको एक फार्मूला और बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ magnetic field at the center of circular arc. तो ये मेरे पास सर्कुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है O, करंट आई जा रही है। तो ये भी बेसिक रिजल्ट तो इसका वही है, आईडीएल लगाइए, बायोसेवर्ट लॉ इंटीग्रेट करिए। तो यहाँ का फॉर्मूला होता है μ0/4 और करंट ये I है, तो I/R, ये रेडियस हो गई, और ये थीटा रेडियन में, थीटा इन रेडियन, थीटा मस्ट बी पुट इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। अब अगर ये इसके कई केसेस होते हैं, सपोज ये कंप्लीट सर्किल है, तो μ0/4 I/R और थीटा की जगह 2 और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके चाहे जिस फॉर्म में रखिए, वो आपको जैसे याद हो वही याद कर लीजिए। अगर ये सेमी सर्कुलर वायर है, मेरे को तो बस यही याद रहता है, μ0/4 लिखना है। अगर स्ट्रेट वायर है तो I/D लिखना है, सर्कुलर है तो I/R लिखना है, और फिर वहां पे sin θ1 sin θ2 चलेगा और इसमें एंगल चलेगा, तो सेमी सर्किल के लिए पाई आ जाएगा। अगर सिर्फ क्वार्टर सर्किल है तो ये μ0/4 I/R π/2 हो जाएगा। तो मुझे ये फॉर्म इसी तरीके से याद है। और चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, अगर करंट ये सब क्रॉस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज में, तो सब पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो आउटवर्ड हो जाएगी। तो ये मेरे पास सेकेंड रिजल्ट था ड्यू टू द सर्कुलर आर्क। और नाउ कंसीडर थर्ड रिजल्ट आल्सो, वो भी इसी में बता दे रहे हैं। थर्ड रिजल्ट, ये सर्कुलर आर्क है, वही रिंग ही है, आई करंट जा रही है, और सपोज मुझे सेंटर पे नहीं बल्कि एक्सिस पर फील्ड चाहिए, एक्स डिस्टेंस पर। रेडियस इसकी R है, नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो यहां से देखिए करंट को, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगी, लेकिन B हमेशा, अब यहाँ पे देखने पे ये क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगी, B हमेशा अलोंग द एक्सिस होगी, अलोंग द एक्सिस। और वैल्यू इसकी μ0/4 2 NI R² अपॉन R² प्लस X² होल टू द पावर 3/2। इसको थोड़ा अपना जो सीखा था उसके टर्म में चलिए, μ0/4, और ये देखिए
n पाई आई आर स्क्वायर, तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो 2m अपॉन, और ये तो जो है वो है ही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये एक्सिस पर भी फील्ड हो गई। चौथा रिजल्ट देखिए क्या है। चौथा रिजल्ट है मूविंग चार्ज, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो जैसे ये Q चार्ज है और सपोज ये V वेलोसिटी से चल रहा है, मुझे यहाँ P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखिए कि आईडीएल वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू QV वेक्टर। तो फील्ड थी B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे QV साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये एंगल थीटा है वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर के बीच में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV क्रॉस R अपॉन R क्यूब्ड। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड में और करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अंतर होता है। ये वाली फील्ड वेरिंग होती है, वेरिंग विथ टाइम। क्योंकि अगर वायर है तो एवरीवेयर वही एलिमेंट रहते हैं, तो फील्ड इज स्टैटिक एंड कांस्टेंट। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल तो चल रहा है, तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो इस पॉइंट P पर अगर आप देखेंगे तो चार्ज Q से ये वेलोसिटी के साथ इसका एंगल और डिस्टेंस बदलता है। तो ये वाली फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है, और देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो देयर। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। वायर की वजह से जो फील्ड आती है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं आती है। लेकिन मूविंग चार्ज की वजह से दोनों फील्ड आती हैं। तो ये मेरे पास पहले स्टेप के फॉर्मूले थे। फिर इसमें एम्पियर लॉ लगाएंगे तो सोलेनॉइड और टोरॉइड और आएंगी। तो इसमें जो क्वेश्चंस लॉट ऑफ आते हैं, मैंने प्रूफ नहीं बताया क्योंकि प्रूफ के में टाइम बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं है। तो इसी को यूज कर करके आते हैं, इनका कॉम्बिनेशन आता है। तो लेट्स कंसीडर ए वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम, वो शायद तुम लोगों को मालूम भी हो, मालूम ही होगी जहां तक है। सपोज ये सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस R है। इस पर एक चार्ज पार्टिकल v स्पीड से ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस R, a charged particle is moving with constant speed v. Find magnetic field at the center. Is
this field is constant. तो सोचिए, देखिए, क्या ये फील्ड कांस्टेंट है? कितनी होगी फील्ड, किस डायरेक्शन में होगी? चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव। आंसर नहीं आया भाई? आप लोग आज सो रहे हो क्या? हेलो, कोई बताओ भाई इसका आंसर।
मैं ही बता देता हूं, ये चार्ज अगर मूव कर रहा है तो ओ पर फील्ड चाहिए। तो सपोज यहाँ पे ये चार्ज है तो आईडीएल क्यूवी हो जाएगा Sir, Q V R by 2. और इनके बीच का एंगल 90 होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूवी साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूवी अपॉन आर स्क्वायर। और चूंकि ये चार्ज पार्टिकल कहीं पर भी रहे, ये एंगल 90 ही रहेगा, रेडियस नहीं बदलेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। इसको कई लोग ऐसे भी लगाते हैं, कहते हैं कि ये चार्ज मूव कर रहा है तो करंट बन गई आई बराबर क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, और फिर करंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सेंटर पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई यानी क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू ये पूरा एंगल 2 पाई। और ये तो करंट है और आई बाई आर भी होता है, तो आर इज नीचे, तो 2 पाई कट गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूवी अपॉन आर स्क्वायर, दोनों से यही आई। लेकिन आप चाहे जिससे निकाल लीजिए, ये अप्रोच ज्यादा बेटर है, एक लाइन से आ जाती है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। और एक और खास चीज है जिसके लिए हम बता रहे हैं, सपोज सेम टाइप का प्रॉब्लम हम आपको स्क्वायर में देते हैं। ये देखिए, अब मान लीजिए यहां पे भी एक चार्ज पार्टिकल है Q, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो अगर आपने पहली अप्रोच करी तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। क्यों? आप पहले करंट निकालो, और करंट निकाल करके जो कुछ भी फॉर्मूला लगाते हो तो आप कांस्टेंट फील्ड पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लो चार्ज एलिमेंट, चार्ज यहां पर है इस जगह पे, तो इस पॉइंट से मिलाने वाली डिस्टेंस ये है, सपोज ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल डिफरेंट प्लेसेस पे जाएगा, तो ये थीटा और आर ये दोनों बदलते जाएंगे, और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज नॉट ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ स्क्वायर, magnetic field will be different for different position of charge. Different position of charge. So thus it is varying.
thus it is varying with time, and therefore E will also be there. तो E तो हमने जानकारी के लिए बता दिया। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे सर्किल की तरह मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए। तो वी ई विल आल्सो, तो यहाँ पे बेरिंग चीज होगी। अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में होता है वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ये वायर फैला हुआ है, ऐसे जा रही है करंट, करंट आई जा रही है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इस वाले वायर से ए और इस वाले वायर से बी डिस्टेंस पर है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं, कुछ पॉपुलर स्ट्रक्चर हम भी ले रहे हैं। सपोज ये करंट आई जा रही है एंड दिस रेडियस इज आर, और ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। ये स्ट्रक्चर इतनी मेहनत करके लोग बनाते हैं कि कभी कभी तो देख के लगता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल दोस कैन बी ब्रोकन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क्स एंड स्ट्रेट लाइन। तो जैसे अगर ये पहला क्वेश्चन ले तो एक वर्टिकल पोर्शन है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल पोर्शन, सपोज दिस पॉइंट इज ओ और इधर y है इधर x है, तो ओ वाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी क्रॉस में और हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो इन्फिनिटी है, लेकिन अगर ऐसे मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा है कुछ, ये थीटा है, तो आई बाई ए और 1 प्लस साइन थीटा, इसको थीटा कह दिया, और ये क्रॉस डायरेक्शन में इनवर्ड। और अगर बी की वजह से देखेंगे, ये ओ एक्स पोर्शन की वजह से या एक्सओ की पोजीशन से, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्रॉस ही होगी, यहाँ से भी क्रॉस होगी, क्योंकि इधर की ओर देखेंगे थंब रखेंगे तो क्रॉस आएगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बट दिस टाइम डिस्टेंस इज विल बी बी, और ये परपेंडिकुलर डाला है, तो अगर इधर जाओगे तो 90 क्योंकि ये इनफाइनाइट है, और इधर जाओगे तो ये एंगल कुछ होगा, सपोज इसको फाई कह दिए, तो 1 प्लस फाई, 1 प्लस साइन फाई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड कर दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कॉमन होगा, 1 प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, नहीं डिवाइडेड बाई ए, तो 1 अपॉन ए लिख दीजिए और प्लस 1 प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 बाई बी, यहाँ पे बी से डिवाइड करेंगे और बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और आंसर आ जाएगा। ए और बी की न्यूमेरिकल वैल्यू देने पे और सिंपल हो जाएगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो देयर आर 3 पोर्शन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। सपोज ये ए है, तो ड्यू टू दिस पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 होगी क्योंकि ये वायर की लाइन पर है। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है तो इसकी वजह से फील्ड क्रॉस में होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में नहीं होगी, अपवर्ड होगी क्योंकि इसके लेफ्ट में पड़ रहा है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए तो अपवर्ड आ जाएगा। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, क्योंकि यहीं से वायर स्टार्ट हुआ है तो एक एंगल 0 है, एक एंगल इन्फिनिटी। ये ज्यादा है ये कम है तो नेट फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर पाई माइनस 1। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्ड आपको दिए जा सकते हैं। एग्जामिनर्स की नई नई सोच है, वो सोचेगा कि कुछ ऐसा दिया जाए जो देखने में नया लगे और कठिन भी ना हो। इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है और आज का तो टाइम हो गया है तो चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं करना। तो ट्रायंगल पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो सपोज ये हमारे पास ये पॉलीगॉन है बेटा। तो मैं बना तो कुछ ही साइड रहा हूं, लेकिन ये एन साइड है। एन साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, करंट आई जा रही है। तो एन साइडेड, स्मॉल एन कर देते हैं, स्मॉल एन। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है और करंट आई जा रही है और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड दी बी एट सेंटर। तो देखो सभी साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी। तो मेरा एकमात्र काम यह है कि किसी एक साइड की वजह से फील्ड निकालो। तो बी नेट इज इक्वल टू एन इंटू बी ड्यू वन साइड। हाँ, अब देखो इसको हम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इस रेगुलर पॉलीगॉन के साइड की लेंथ लेनी पड़ेगी, तो उसको मैंने एल ले लिया। ठीक है, तो जब इसको एल ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो एंगल है दोनों, ये दोनों एंगल ध्यान रखना। तो ये टोटल अगर एन साइड हैं तो एन ट्रायंगल बनेंगे। तो ये
n इंटू वन एंगल थीटा, ये कंप्लीट एंगल मैं थीटा मान रहा हूं, जैसे ईच साइड यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो ऐसे n ट्रायंगल बनेंगे तो n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई n, और ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा, आधा आधा, तो थीटा बाई 2 बराबर पाई बाई n। तो ये वन साइड है, तो मेरे पास इसको अब करते हैं n म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से कोई हमें दुश्मनी नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिया। करंट I एंड आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस d, तो इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ब्रैकेट वाली चीज क्लियर हो गई। साइन पाई बाई n और प्लस साइन पाई बाई n, तो ये हो जाएगा n म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये बन गया 2 साइन पाई बाई n आई। अब मेरे को d कैलकुलेट करना है, तो चलो अभी d को लिख देते हैं, d को कैलकुलेट करते हैं। ये वाली साइड L है, तो ये बीच से बाइसेक्टर है और ये सब हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये वाली L बाई 2 हो जाएगी। तो अगर मैं L बाई 2 अपॉन डी लिखूं, L बाई 2 अपॉन डी इज इक्वल टू, दैट इज साइन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 इज पाई बाई n। साइन पाई बाई n, तो d इज इक्वल टू L अपॉन 2 साइन पाई बाई n। आई एम वेरी सॉरी, ये tan होगा बेटा, साइन नहीं होगा, दिस अपॉन दिस इज tan, तो tan पाई बाई n, तो ये भी tan पाई बाई n। तो बस अब ठीक है, मेरा काम हो गया। n म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 साइन पाई बाई n आई, और d की जगह L अपॉन, अब ये ऊपर हो जाएगा tan पाई बाई n। तो बहुत सारी चीजें कट भी जाएंगी, बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई भी हो जाएंगी, और रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई n ऊपर आएगा, कॉस आएगा, तो दिस इज द रिजल्ट। और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ट्रायंगल में, ये टेक्स्ट बुक्स में दिए रहते हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आपको इसके सेंटर पे फील्ड निकालनी है, साइड इसकी ए है, तो ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना होगा, बस थीटा बाई 2 देख लीजिए कितना होगा। थीटा बाई 2 जो होता है वो पाई बाई n होता है। तो ये ट्रायंगल है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस n की जगह 3 रख देना, तब ये फॉर ट्रायंगल ये वाला रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3, 2 इंटू 2 इज 4 साइन पाई बाई n, तो ये पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 होता है 60, साइन 60 तो √3/2, तो सब सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन पाई 3 साइन स्क्वायर 60 है, तो ये आ जाएगा 3/2, और
नीचे cos 60 वो 1/2, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट द यूज ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। इसके क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग वो भी करेंगे आगे वाले टर्न पर, एम्पियर्स लॉ। और मैंने थोड़ी आज स्पीड पकड़ी है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। क्यों भाई प्रियंवदा, मैंने स्पीड पकड़ी तो तेज तो नहीं लगा ना ज्यादा, ठीक है। अच्छा, कोई आंसर नहीं दे। थैंक यू सर। Thank you, sir.